हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने सारे इम्पॉर्टेंट क्या बल्कि सारे फॉर्मूलेस को कवर, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के फॉर्मूलेस हैं। और अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये फॉर्मूलेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ होकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये सारे फॉर्मूलेस एक तरफ मैंने लिख दिए हैं, तो आपके पास ये सारी पीडीएफ के फॉर्म में ये फॉर्मूलेस पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। और इन फॉर्मूलेस के वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके फॉर्मूलेस पक्के हो जाएं और अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको साइंस का कंटेंट दिया जाता है, प्रॉपर एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड। तो आप किसी भी एग्जाम की आगे भी तैयारी करेंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो उन वीडियोस को जाकर देखिए और अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर लिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है, बिल्कुल सर पे है। टाइम ज़्यादा नहीं है, फटाफट रिवीजन का टाइम है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को नया भी देखते हैं, तो रिवाइज ज़रूर करते चलिए, तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मोमेंट पर। चलिए आइए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पिछली बार बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन्स, इससे आपको आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं भी आपको जल्दी से समझा दूंगी। तो अभी सबसे पहले एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन्स को समझ लीजिए। सबसे पहली बात होती है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर, जैसे कि आपका अगर ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8। अब इसमें एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मास नंबर। तो आपके ऑक्सीजन के पास मास नंबर कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का मास नंबर क्या हो जाएगा आपका, 16। अब इसके हिसाब से अगर 16 मास नंबर है तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो हम इसको लिखते कुछ इस तरीके से हैं। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का मास नंबर आ गया ऊपर 16 और इसका एटॉमिक नंबर आ गया 8 नीचे, ठीक है। तो इसमें आप कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका हो जाएगा 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा आपका 8। इसी जगह पर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाएगा तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, आपका मास नंबर माइनस आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ध्यान से समझते जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है इसको अलग से, ठीक है। तो आपका न्यूट्रॉन्स कैसे हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा आपका, 16 में से आप 8 घटाएंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या भी आ जाएगी 8। तो अभी हम इसको पिन करके दिखाते हैं आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या भी कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 8 और आपके न्यूट्रॉन्स भी 8। अब बात कर लेते हैं मास नंबर। तो मास नंबर किस किस चीज से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो आपकी प्रोटॉन्स कितना है, 8 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो इसका मतलब आपका मास नंबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके हिसाब से आपके आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या आपको यहाँ लिखा है न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मास नंबर, ऊपर का मास नंबर होता है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर आपका द्रव्यमान संख्या होती है और नीचे आपकी परमाणु संख्या होती है। तो ये मास नंबर आपका हो गया मान लीजिए 16 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं। आ रही बात अब आपकी आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन को निकालने की। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अपना आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को समझने के लिए जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हम समझेंगे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स होता क्या है, तो आइसोटोप्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो ऐसे एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। पर इनके पास क्या होता है, बट डिफरेंट मास
नंबर। ये मैं यहाँ पर इसलिए आइसोटोप्स बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइसोटोप्स का, और ये क्वेश्चन एक बार आया है बीपीएससी में। ठीक है, तो ऐसे एटम जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। या इसको एक और स्टेटमेंट के फॉर्म में समझा जा सकता है कि ऐसे एटम्स जिसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, भिन्न होते हैं या डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम। अब जब इसको आप किससे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपकी दोनों स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं बात करूं आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के क्या है आपका, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पॉसिबल होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम है आपका, तो प्रोटियम को कैसे लिखते हैं आप, प्रोटियम को लिखा जाता है H1 से। जो आपका ड्यूट्रियम होता है वो आपको कैसे लिखा जाता है, H2 से। जो आपका ट्राइटियम होता है वो आपका लिखा जाता है H3 से। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर पहली स्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं जिसमें क्या है आपके एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक आइसोटोप में प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आपका 1 है नीचे, 1 है नीचे, 1 है नीचे, ये क्या है, सेम है। इसका मतलब आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, पर आपका मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब मास नंबर को देखेंगे इधर, यहाँ पर 1 है मास नंबर, यहाँ पर 2 है मास नंबर, यहाँ पर 3 है मास नंबर। ये आपका पहला वाला क्या हो गया, प्रोटियम हो गया। ध्यान से समझेंगे। दूसरा वाला क्या है आपका, ड्यूट्रियम है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है आपका, ट्राइटियम है। तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं जिसके मास नंबर अलग अलग हैं और पर आपके एटॉमिक नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इनकी टोपी क्या है, अलग है, पर इनकी जूती क्या है, सेम है। जिनकी जूती सेम वो है क्या, आपके आइसोटोप्स, और जिनकी टोपी अलग वो क्या है, आपके आइसोटोप्स। मतलब टोपी अलग और जूती सेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जो आपका दूसरी स्टेटमेंट है कि एटम्स ऐसे आपके परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। अब न्यूट्रॉन्स कैसे आप डिफरेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं, अगर आप निकाल के देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या 1 में से 1 माइनस गया, 0 हो गया। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस गया तो 1 बचा। ठीक है, क्योंकि मास में से आपको एटॉमिक नंबर को न्यूट्रॉन्स के लिए माइनस करना पड़ता है। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 3 में से 1 माइनस गया तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, भिन्न है, पर आपकी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। और प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो प्रोटॉन्स हर में क्या है, एक आपका एक 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 देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई है तो वापस से बैक कर जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम नेक्स्ट बात जो हमारी है क्या, आइसो बार्स को लेके। अब हम समझेंगे आइसो बार्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स टोपी, टोपी अलग, टोपी क्या है, सबकी अलग अलग है, तो आइसोटोप्स है। जूती क्या है, सेम है। आइसोबार्स में क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट अब वापस से मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी। सबसे पहले आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट क्या होता है इनके पास, बट सेम मास नंबर। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गई, और दूसरी स्टेटमेंट हम यहां देखेंगे, दूसरी स्टेटमेंट हो गई आपकी कि ऐसे एटम्स होते हैं आइसोबार्स, ऐसे एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं आइसोबार। तो आइसोबार का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल आपका आइसोबार का हो गया आर्गन 40 18, फिर आपका हो गया क्रिप्टॉन 40 19, फिर आपका हो गया कैल्शियम 40 और 20। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, ऐसे एटम्स है जिनके पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स
विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी क्या होगी, रासायनिक गुण क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स ही डिफरेंट है तो इनके रासायनिक गुण डिफरेंट है, पर इनके भौतिक गुण क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आपको इस स्टेटमेंट को याद करना होगा। दूसरी पॉइंट आपको क्या समझना है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर क्या है, आप यहाँ पर देखें, ध्यान से देखेंगे कि इनके एटॉमिक नंबर सबके क्या है, 18 है, एक का 19 है और एक का 20 है। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होगा, इनकी परमाणु संख्या क्या हो गई, भिन्न हो गई, पर इसी हिसाब से अगर मास नंबर देखा जाए तो इनका जो मास नंबर है ये है इनका मास नंबर, मास 40, 40 और 40। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आपके परमाणु संख्या अलग अलग होती है पर उनके मास नंबर क्या होते हैं, एक से होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोबार्स हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, मैंने क्या बताया था आइसोटोन्स में कि जिनकी टोपी अलग, तो टोपी अलग से जस्ट विपरीत हो जाते हैं आपके आइसोबार्स। तो आइसोटोन्स और आइसोबार्स एक तरह से उल्टे हो जाएंगे, आप कर देंगे, आइसो एक को आप याद रखेंगे, दूसरे को आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आइसोटोप्स मैंने क्या बताया था कि जिनकी टोपी क्या होगी, अलग होगी, पर जिनकी जूती क्या होगी, सेम होगी। इसमें क्या होगा, आइसोबार्स में इनकी टोपी क्या हो गई, इनकी जो टोपी है ये आपकी सेम हो गई, पर इनकी जूती क्या हो गई, आपकी डिफरेंट हो गई। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपकी भौतिक गुण होते हैं वो एक से होते हैं। आइए अगली बात कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट इसका बचा आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या हो जाता है, आइए समझ लेते हैं जल्दी से। लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज में क्लियरिटी हो जाएगी और सारे फॉर्मूलेज आपके एक तरफ नोट हो जाएंगे। एक सब्सक्राइबर का ही एक सजेशन था कि मैम सारे फॉर्मूलेज एक तरफ कर दीजिए जिससे कि लास्ट में रिवाइज कर सके। तो आप सभी के लिए ये सारे फॉर्मूलेज काम के हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। तो आइसोटोन्स क्या हो जाएगा, तो जैसे ऐसे एटम्स दैट हैव सेम न्यूट्रॉन्स, जिनके पास क्या हो, सेम न्यूट्रॉन्स हो बट डिफरेंट क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। 36 16s है, मान लीजिए 37 17 क्लोरीन है, फिर 38 18 आपका आर्गन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका डिफरेंट प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपका भिन्न क्या हो गया, आपका यहाँ पर प्रोटॉन, डिफरेंट प्रोटॉन है, तो आपका यहाँ पर इधर आप मैं मार्क कर देती हूँ कि 16 17 और 18। तो इसका मतलब ये आपके जो एटॉमिक, नीचे आपका एटॉमिक नंबर होता है जो कि बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ये आपके प्रोटॉन्स क्या हो गए, भिन्न हो गए। पर आपके अगर आप इसका न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे तो 36 में से 16 को माइनस किया तो 36 में से 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 37 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वापस से 20 आ जाएगा। 38 में से 18 को माइनस करोगे तो वापस से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इनके पास सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आपका सेम क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है पर भिन्न क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर, या भिन्न हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। न्यूट्रॉन्स निकालना आपको आ गया होगा, मास नंबर निकालना आपको आ गया होगा, एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगी, इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा, इसमें मैंने नहीं ऐड किया है, कि अगर मान लीजिए कोई भी एल्यूमिनियम का, जैसे एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है, तो इसमें जैसे ही +3 की बात आ जाती है तो एल्यूमिनियम में अगर मैंने यहाँ पर लिखा एल्यूमिनियम, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका 27, सॉरी इसका मास नंबर हो जाएगा 27 और आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 13। अब अगर एल्यूमिनियम +3 की बात करी है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें +3 या -3 या -2 -4 इस तरह के, -4 नहीं, -2 +2 1 +1 -1 इस तरह के आपको एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं, एटम्स दे दिए जाते हैं। तो अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, वापस से पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना, न्यूट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है और आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपसे बात करी जाएगी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की, तो यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हैं +3,
तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, देखो सबसे पहले प्रोटॉन्स निकालो। तो प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी कितनी, 13। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछी गई है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से आप 13 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 14 न्यूट्रॉन्स हो गए, 14 प्रोटॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में फंसेगी गाड़ी, क्यों, क्योंकि हमें पता होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो सीधा सीधा यहाँ पर लेके आ जाएंगे 13, जो कि आपके उत्तर को पूरा ऐसा कर देगा गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +3 स्टेट पूछी गई है। तो +3 स्टेट के लिए आप तुरंत यहाँ पर -3 कर देंगे तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 14। तो ये आपका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मोशन। तो मोशन में किस तरह के आपके फॉर्मूलेज होते हैं और इन फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस फॉर्मूलेज को जरूर याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है। तो औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड, औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी आपको देखनी होगी और कुल समय आपको देखना होगा। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये आप इसको याद करेंगे। ठीक है, ये सारी याद करने वाली चीजें हैं, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, आपको सब चीजें याद करनी है। अब बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग निकालने के लिए। तो औसत वेग निकालने के लिए क्या हो जाता है, u आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है, और v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग निकालने के लिए u + v अपॉन में 2 ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली क्वेश्चंस जब आते हैं उसमें ये यूज होता है। ठीक है, तो आपको जब एवरेज वेलोसिटी निकालना आपको दिया होगा, मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है, किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो आप क्या कर देंगे, आप सिंपली उसको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आपकी औसत वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, औसत वेग आपका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये शॉर्ट वीडियो है पर आपका काम का वीडियो है, तो जरूर इसको जरूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, बस कैसे करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। एक तो एवरेज वेलोसिटी जिसमें कि आपको u और v मतलब वेलोसिटी के इनिशियल और फाइनल स्टेट देके रखी है। दूसरी बात हो जाती है एवरेज औसत वेग की, जब आपको विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपको कुल समय दिया हुआ है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं बात करूं स्पीड होता है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर स्पीड की जगह क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इसमें इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लगाकर आप उसमें कुल समय लगाकर आप औसत वेग को निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्वरण की, एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन त्वरण, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, v - u। v हमेशा ध्यान रखेंगे, v किससे डिनोट करते हैं, v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और u आपका क्या हो जाएगा, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में t। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो गति के समीकरण में देखो आपके 3 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, v = u + at, s = ut + ½ at², 2as = v² - 2u²। अब आपको ये कैसे पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन आपको किस वाले क्वेश्चन में लगानी है, इसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में v पूछा है, मान v क्या है, आपको बार बार मैं आपको बता रही हूं कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि v क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है और आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और साथ ही साथ आपको समय दिया हुआ है या आपको टाइम दिया हुआ है, समय टाइम तो एक ही चीज हो गई, समय दिया है, टाइम दिया है, या आपको एक्सेलरेशन दिया है, त्वरण दिया है, तो आप उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। आप देखेंगे जिस क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है, एस क्या होता है, डिस्टेंस। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई है, साथ ही साथ आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जहां डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस देखो एस आपको 2 में दिख रहा होगा, ये 2 फॉर्मूले में दिख रहा है, तो आप सेकंड या थर्ड में से कोई फॉर्मूले को चूज करेंगे जिसमें आपको चीजें ज्यादा दिख रही हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया है, त्वरण दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको दी है, क्वेश्चन में गिवन है, और उस गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ मोशन में, जो आपके मोमेंटम वगैरह के जो फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मोमेंटम का सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम आपका गति क्या है,
P इज इक्वल्स टू एम वी। तो P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये फॉर्मूला, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोमेंटम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है और डायरेक्टली इसको भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको दो फॉर्मूले यहाँ याद करने हैं, एक तो मोमेंटम का हो गया m इंटू वी, और एक फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन में टी। तो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी अपॉन में टी, डेल्टा पी है आपका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम में बदलाव, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा पी क्या हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम है, P2 माइनस P1 है, P क्या होता है m इंटू वी होता है। तो इस हिसाब से मैं अगर P की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पर, तो मेरे पास फोर्स का एक डेरिवेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो आपको मेन क्या याद रखना है, आपको मेन दो पॉइंट्स याद रखने हैं। P क्या होता है, P इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, F होता है क्या, m इंटू ए होता है। साथ ही साथ आपको चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद करना है, जो कि फोर्स के टर्म्स में है, डेल्टा पी अपॉन में टी, ठीक है। ये फॉर्मुलेस आपको याद करने आवश्यक हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बीच की क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, मतलब ए और बी ऑब्जेक्ट है, इसका एक अलग मास है, इसका एक अलग मास है, और ये क्या है, डी इसकी दूरी है जो कि एक दूसरे को सेपरेट आउट कर रही है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ क्या क्या है यहाँ पर लिखी हुई है कि एफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन है। फिर m1 क्या है, मास है, m2 क्या है, मास है। फिर d क्या है आपका, d आपका डिस्टेंस है। g क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या आप इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला आपको याद होगा अगर प्रॉपर, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक बार एग्जाम में बीपीएससी के और अन्य एग्जामों में पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, तो इसको याद रखेंगे, सापेक्ष घनत्व का, कि पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व। तो आपको दिया होगा सब्सटेंस की डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप रिलेटिव डेंसिटी से डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप वर्क डन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, मास इंटू हाफ mv स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा। फिर बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू एम जी इंटू एच, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास है, और ये हाइट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, पावर की। तो पावर से क्या है, पावर हो जाता है आपका वर्क अपॉन में टाइम। 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट के बराबर, या 1 किलोवाट को आप 1000 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन कि पावर, कितनी पावर यूज़ करी, कितने वॉट यूज़ करी, तो वो हो जाएगा एनर्जी के हिसाब से। तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम टेकन। अब 1 किलोवाट आवर, ये सारे देखो फॉर्मूलेज हैं तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें क्या समझें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू W अपॉन में टी, वर्क अपॉन में टाइम। फिर आपका पावर क्या हो जाता है, वर्क अपॉन में टाइम, या इसको वर्क को आप क्या और लिख सकते हैं, mgh अपॉन में टी। एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन आ सकता है इस हिसाब से कि पावर क्या है, पावर क्या है, वर्क अपॉन में टाइम है, पर इसमें क्या है, वर्क ना देके इन्होंने क्या दे दिया है आपको, mgh के हिसाब से दे दिया है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, और आपको पावर निकालना है। तो पावर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, साथ ही साथ आप कैसे लिख सकते हैं, mgh अपॉन में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर 1 किलोवाट आवर का पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है किस तरीके से हुआ है ये। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1000 वाट हो गया, और 1 आवर हो गया 1000 वाट, और 3600 सेकेंड हो गया, और आपका ये 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं एक यूनिट, जो घर में बोलते हैं ना एक यूनिट यूज हुई तो मतलब 1 किलोवाट आवर वो यूज हुई, तो इसको इस हिसाब से एक यूनिट को 1 किलोवाट आवर के हिसाब से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, साउंड। तो साउंड के चैप्टर से किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो साउंड के न्यूमेरिकल्स हैं डायरेक्टली। सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है वीज, सबसे पहले आपका क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला, तो फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड से, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। अब एक साथ ही साथ आपका एक स्पीड डिस्टेंस टाइम से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनाया जाता है, जो कि इस तरीके से है। तो आप इसको समझेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में याद करना तो जरूरी है। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, आपकी वेवलेंथ। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा, जो मैंने कल फिजिक्स का टॉपिक डाला है, जिसमें मैंने साउंड पढ़ाया है, लाइट पढ़ाया है, तो आपको मुझे लैम्डा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी क्या है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रही हूँ। लैम्डा क्या है, इस तरीके से आपको वेव्स देखने को मिलती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव से हमारी ये साउंड ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, ये ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, ठीक है। नीचे के हिस्से में अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया। तो ऊपर के दो हिस्से को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, और नीचे ये क्या है, कंप्रेशन कंप्रेशन। ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन। तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आपकी लैम्डा हो जाएगी, या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। और लैम्डा कुछ नहीं, लैम्डा आपका हो जाता है वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वेव। अब ये क्या है, ये दूरी दिखा रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा किसको डिनोट कर रहा है, लैम्डा डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे हो गया, स्पीड की जगह v लिख दिया, मार्कर चेंज कर दूं तो ज्यादा क्लियर होगा। स्पीड की जगह क्या लिख दिया, v लिख दिया, डिस्टेंस की जगह लैम्डा लिख दिया, टाइम की जगह t लिख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/टाइम पीरियड क्या होता है, म्यू होता है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि v बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है किसके, आपके वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत बार एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, साथ साथ इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आपको दो अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस फॉर्मूले पे अपने आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं इको। अब यहाँ पर इको के साथ साथ आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि इको, जो इको सुनाई देती है तो उसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये सबको पता है, ठीक है। अब जब आपका आंसर आ जाएगा, आपको क्या मैंने यहाँ पे इसलिए नोट किया है ये चीज़, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते थे, आप आंसर निकाल सकते थे। पर गलत क्या हो जाता है, जब आपका आंसर आ जाएगा तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी, ठीक है, याद रखेंगे, नोट करेंगे कि जब आपका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला दे के ये क्वेश्चन दे देते हैं। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे ही डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, उसकी आंसर आपका वो नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पर दूरी को क्या करना पड़ेगा, d/2 करना पड़ेगा, क्योंकि साउंड 2 बार ट्रैवल करी है, ठीक है, इसलिए आपको वहां पर d/2 करना पड़ेगा, ठीक। इस इको में आपको याद रखना है, साउंड को d/2 करना है। पर इसी जगह पर अगर सोनार का क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन सोनार का अगर रहेगा तो आपको 2d लेना है। इको का क्वेश्चन रहेगा तो d/2 करना है, पर सोनार का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें 2d करना है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सोनार के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, टाइम v गिवन है, जैसे टाइम और आपका v क्या हो गया, स्पीड हो गई, और टाइम tt हो गया। डिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस को डबल करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही बन जाता है 2d इक्वल्स टू s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस आप पता होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, पर यहाँ पर 2d कर देते हैं क्योंकि ये सोनार का केस हो रहा है। मान लीजिए ये मेरी शिप है, और यहाँ से इसका सिग्नल को क्या किया, ट्रांसमिट करा सिग्नल। तो ये नीचे जो है इसको देखना है, यहाँ पे टेस्ट करना है क्या कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो सिग्नल यहाँ ट्रांसमिट हुआ और डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके इसको सेंस कर लिया, तो यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये 2 बार ट्रैवल किया, 2 बार डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, 2 बार दूरी करी, इसलिए इसका 2d कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πL/g। ये फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा कि ये आपका लोलक वाला फॉर्मूला होता है। इसमें टाइम 2π और √L/g, L क्या हो जाएगा लेंथ, और g हो जाएगी आपकी ग्रेविटी, और t हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की, जो कि इंपॉर्टेंट है।
चलिए, मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला के साथ साथ मैंने लेंस का फॉर्मूला भी दे दिया है, जिससे कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप माइनस और प्लस में गड़बड़ ना करें। ठीक है, इससे दोनों फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पर साथ साथ लिख दिए हैं। देखो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो याद हो जाएगा। अभी आज सुन रहे हो तो एक बार सुबह उठ के जरूर देख लेना, और एक बार वापस से शाम को देख लेना, तो एकदम पक्के हो जाएंगे सारे फॉर्मूलेस। तो जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। मिरर फॉर्मूला क्या है आपका? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, f क्या है? फोकल लेंथ है। v, और साथ ही साथ आपका इसमें क्या दिया हुआ है, एक और चीज आपका वी यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और वी क्या है? आपका इमेज का डिस्टेंस। एफ क्या हो गया? आपका फोकल लेंथ। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और फॉर्मूला इसमें याद रखना है कि आर क्या, आर का रिलेशन किस 2f के साथ क्या होता है? आर इक्वल्स टू 2f होता है, या f इक्वल्स टू r/2 होता है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। ठीक है, फोकल लेंथ का रिलेशन क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा। ठीक है, अब चलो इधर देख लेते हैं किस तरह से हमको इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात मैं अगर आपको करूं तो ये आपका क्या हो गया? मिरर है। यहाँ आपका क्या हो गया? यहाँ पे पॉलिश सरफेस है, और अंदर क्या है? शाइनी सरफेस है। अंदर आप चमक, आप देख, मतलब अपना शक्ल देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? ये आपकी हाइट अगर इस तरफ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। नीचे रहेगा तो आप इसको नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस अगर इधर रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये सब बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपका मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, ये दो पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर्मूले। तो मैग्निफिकेशन अगर मैं मिरर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट का, तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ये, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कि आपको इसको कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। लेंस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर v अपॉन यू जो है, मतलब v क्या है आपका? v वापस से देखेंगे क्या है? v मैंने दिखा था इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो v आपका क्या है? इमेज का डिस्टेंस है, तो ये इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, हाइट इमेज की अपॉन हाइट ऑब्जेक्ट की। h क्या है? हाइट है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने वाला है, इसमें कुछ ऐसे अलग से ट्रिक नहीं है। तो हाइट ऑब्जेक्ट की और हाइट इमेज की, ये ऊपर वाली इमेज नीचे वाली ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज और नीचे वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू से ऑब्जेक्ट मैंने कैसे याद किया था? यू ओ बन सकता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है आपका? फिर उल्टा हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसमें माइनस का साइन क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लेंसेज की बात करेंगे हम, जब लेंस की बात कर रहे हैं तो आपको माइनस का साइन देखने को नहीं मिल रहा है, और जब आप किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की बात कर रहे हैं, तो आपको माइनस का साइन देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने यहाँ किसकी बात करी थी? अपने कॉनकेव मिरर की बात करी थी। कॉनकेव मिरर था तो आपका माइनस का साइन आ रहा है, और आपके यहाँ पे क्या हो गया? लेंस हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला बिंदु है कि हाइट अगर ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव है, इमेज की हाइट भी अगर पॉजिटिव है, तो वो कब होगा? आपसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि किस तरह की इमेज बन रही है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? अगर आपकी वर्चुअल इमेजेस हैं या वर्चुअल थिंग है, सारी वर्चुअल, तो क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव नेचर का रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि वर्चुअल इमेज है तो क्या हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनती हैं स्क्रीन के बैक साइड में बन जाएगी। ठीक है, फिर साथ साथ आपका मतलब मिरर के लेंस के बैक साइड बन जाएगी। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है कल वाला, तो उससे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। प्लस आपका ये रियल और इन्वर्टेड इमेजेस नहीं बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो ये वर्चुअल वाला केस रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इमेज आपका हाइट क्या है? नेगेटिव कब होगी? जब रियल इमेज रहेगी। तो इमेज की हाइट क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि रियल इमेज है, तो रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड बनती है, इसीलिए हाइट क्या हो गई? इसकी नेगेटिव हो गई। वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इमेज, इरेक्ट बनती सीधी खड़ी इमेज बनती है, इसीलिए क्या है? पॉजिटिव इमेज है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एच की। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस का है, किसका? फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स लेंस का है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव लेंस का है तो नेगेटिव रहेगा। ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और ये पॉइंट्स आप कैसे याद रखेंगे? जो मैंने कल आपको सारे लेंसेज के डायग्राम्स बताए हैं, सारे मिरर के डायग्राम बताए हैं, अगर उसको करा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। तो उससे आप पॉजिटिव नेगेटिव पे पहुंच सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर आपका किसकी तरह बिहेव करता है? आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह।
ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, कॉन्केव लेंस है आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू 1/f। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या है, हमेशा नेगेटिव होता है, और सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स आपके। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला Q इक्वल्स टू आई टी, क्विट से याद किया था, क्विट QIT। और ये आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी कल मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, 2x पर देख लीजिएगा, बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट में बनाऊंगी जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। तो Q क्या है आपका चार्ज है, I क्या है करंट है, T क्या है आपका टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले की। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू W/Q। डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ, सारी चीजें एक तरफ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू IR। साथ साथ आपका एक होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या है रोल, L/A। इससे आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका बोला कि आपका रेजिस्टेंस में किसका किस पे इफेक्ट करे पड़ेगा, तो लेंथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप समझ में आ गया। फिर अगर रेजिस्टेंस आपका सीरीज में लगा है, ठीक है, तो RS क्या हो जाएगा, सीरीज में 1 2 3 4, ठीक है, एक सीरीज में लगा हुआ है तो आपका डायरेक्टली हो गया। पैरेलल में लगा है, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिख दिया है मैंने, जस्ट अ सेकंड में इसको करेक्ट कर देती हूँ। तो आपका ये करेक्ट करके मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो इसको नोट करेंगे। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा कुछ R1/RP प्लस 1/R1 R2 R3, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कर सकते हैं पुट करके। अब बात कर लेते हैं कुछ रिलेशंस की, जैसे पावर का एक और फॉर्मूला हो जाता है आपका क्या, पावर इक्वल्स टू V Q/T। तो P क्या होता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, हमने पढ़ा था। I क्या होता है, Q/T होता है, इससे निकला ये। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट करके क्या कर सकते हैं, Q/T की जगह क्या, Q/T की जगह क्या कर दिया, ये I लगा दिया। I कहाँ से आया था, इधर से आया था। तो फॉर्मूले क्या है, पावर के 2 3 4 तरह के फॉर्मूलेस हैं, अभी लास्ट में मैंने सारे एक तरफ कर दिए, जिससे कि आप एक साथ उसको सारे फॉर्मूलेस को याद करेंगे पावर के, क्योंकि पावर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए। तो VIT विट से याद करेंगे, ठीक है, एच विट करके याद कर लेंगे, कैसे भी करके याद करना है। तो ये क्या हो जाएगा, HVIT, तो अमाउंट ऑफ हीट करंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, NCERT के फॉर्मूलेस हैं सारे। अगर आप इसको पुट करेंगे किसमें, कुछ इस तरीके से, जैसे V हमारा होता है V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अब V की जगह क्या लिख दिया हमने, IR, ये V था, इसकी जगह क्या लिख दिया, IR लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो H हो जाएगा, I 2 बार आ गया तो I²RT। तो आपका ये भी एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, H इक्वल्स टू I²/RT। डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया जाता है, मतलब फॉर्मूला क्या क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सारे पावर के फॉर्मूलेज मैंने एक साथ लिख दिए हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। फिर क्या पढ़ा, पावर इक्वल्स टू I²R। फिर क्या पढ़ा, पावर इक्वल्स टू V²R। फिर हमने क्या पढ़ा, पावर इक्वल्स टू V और I। तो ये चारों फॉर्मूलेस पावर के एक साथ लिख दिए, जिससे कि आपको एक साथ आपके दिमाग में रहेंगे, तो आप इसको फॉर्मूले के में डायरेक्टली पुट करके आंसर को निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, और हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा। तो सेशन शॉर्ट था और अच्छा सेशन था, इंपॉर्टेंट सेशन था, तो इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर कैसा लगा हो, ये अपलोड हो जाएगा, आपको तुरंत मिलने वाला है, तो इसको बताइएगा। प्लस अभी आपने का जो रिक्वेस्ट आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर और मैग्नेटिज्म का चैप्टर, तो मैं आपको ये कल सुबह का सुबह डाल दूंगी, रात में मैं इसका PPT बना के इसको अपलोड कर दूंगी, तो आपका ये भी रिवाइज हो जाएगा। प्लस इसके बाद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक बड़ी सी मैराथन करके जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको, देखो मैं अब इंग्लिश और हिंदी अलग अलग इस तरह से नहीं करूंगी, फटाफट मैं बताती हुई चलूंगी कि हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में क्या है, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास PPTs बनी हुई हैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी, आप सिर्फ उसको सुन लेना, ठीक है। मेरा काम बोलना होगा, आपको सिर्फ सुनना है, मैं ज्यादा उसको डीप हिंदी में ना इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ बताती जाऊंगी किस टॉपिक में क्या चीज आपको याद रखनी है। तो वो आपको एक कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, वो मैं आपको बना दूंगी, और इसको देख जरूर लेना, तो उससे आपको साइंस का रिविजन हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।